सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ आज क्या हो रहा है, इस वीडियो के अंदर उन तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। हज़रात मोहतरम, बता दूं कि देश का गद्दार कौन है। आपको देखना होगा कि जनता का गद्दार कौन है। आपको याद होगा जब कोविड-19 फैला था तो मोदी सरकार ने बड़ा एक बड़ा ट्रेंड, उस वक्त तो हम समझ रहे थे ये सिर्फ बड़बोलापन है, अंदर से मोदी क्या है और मोदी सरकार क्या है, ये भाजपा क्या है, ये सभी जान रहे थे। कोरोना वॉरियर्स के नाम पर बहुत तमाशा किया गया। मोदी जी का ये बयान याद होगा जिसमें वो कोरोना वॉरियर्स का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे थे। कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। इस कोरोना के कालखंड में अनेक हमारे भाई बहन इस कोरोना के संकट में प्रभावित हुए हैं। कई परिवार प्रभावित हुए हैं। कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं ऐसे सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता हूं और इस कोरोना के खिलाफ मुझे विश्वास है 130 करोड़ देशवासियों की अदम्य इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति हमें उसमें भी विजय दिलाएगी और हम विजयी होके रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हालात ऐसे थे कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, अस्पतालों में काम करने वाले मेडिकल कर्मचारी और डॉक्टर्स थे, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। और बात कोरोना वॉरियर्स की, तो कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहेगी सेना। जी हां, एसएमएस अस्पताल RUHS में कल होगा पुष्प वर्षा। वायुसेना की तरफ से राजधानी के 2 अस्पताल किए गए चिन्हित। 10:30 बजे पुष्प वर्षा होगी और भोपाल एम्स और चौराही अस्पताल में भी फूलों की बारिश। बस आधे घंटे का ही वक्त है जब वहां से तस्वीरें आने शुरू होगी और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आज थल सेना अस्पतालों के नजदीक बैंड का प्रदर्शन कर कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने वाली है, उनकी हौसला अफजाई करने वाली है। शुरुआत हो चुकी है शहीद मेमोरियल से, जहां तीनों ही सेना के जवानों ने कोरोना वॉरियर्स को नमन किया और उसके बाद शुरू हुआ है ये सिलसिला फ्लाई पास्ट का, जिसके बाद बैंड प्रदर्शन भी किया जाएगा। और आज दिन भर कोरोना योद्धाओं का सम्मान सेना करने वाली है। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि मेरे मुल्क की हिफाजत ही मेरा फर्ज है और मेरा मुल्क ही मेरी जान है, इस पर कुर्बान है मेरा सब कुछ, नहीं इससे बढ़कर मुझको अपनी जान है। और यही एक जज्बा आज देश के हर कोरोना योद्धाओं में देखा जा रहा है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी स्थिति परिस्थिति से परे जाकर देश की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेस हो, पुलिसकर्मी हो, सफाई कर्मचारी हो, सभी ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जिनका सम्मान आज सेना कर रही है। सेना जो सीमाओं मुझे पूरा यकीन है कि आपको याद आ गया होगा। हजरात, सच्चाई ये है कि अब जब कोरोना ख़त्म हो गया तो आज भी वो कोरोना वॉरियर्स बेरोज़गार हैं। अब वो सड़कों पर हैं। 9-10 महीने से मांग कर रहे हैं कि हमको नौकरी वापस दी जाए। लखनऊ से लेकर कई जगह पर ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं और वो भी कमाल की बात यह है कि गोदी मीडिया ने इनको कवर किया है।
शायद इस महीने की अभी तनख्वाह इन तक नहीं पहुंची होगी। अब खबर 500 से ज्यादा उन युवाओं को हक दिलाने की जिन्हें यूपी में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में जनता की जान बचाने के लिए अस्पतालों में देवदूत बताकर रखा, लेकिन बाद में उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बावजूद भी नौकरी नहीं दी जा रही है। 9 महीने हो गए भटक रहे हैं। 1 साल के अंदर 18 कैंडिडेट मेरे घर में एक्सपायर हुए और मैं अकेली अपने घर में कमाने वाली हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे अभी भी जेठ यहाँ पे बेल्टी पे कौन देगा? मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? जुलाई तक वेतन आया है लोगों का। स्टाफ नर्स का सर ने ये बोला था कि जो 2024 जुलाई तक का जिसने वेतन लिया है उनका सबसे पहले समायोजन करेंगे। आज सर 9 महीने हो गए, ना हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ना अपने फ्यूचर बना पा रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए? कर्मचारी यहाँ उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर पहुंचा। ब्रजेश पाठक उनसे इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर वो प्रमुख सचिव को बुलाने की मांग कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या इनकी समस्या है, क्या प्रॉब्लम है आप लोग का? सर हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। हम लोग क्या करें? 7-8 महीने से घर में बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसका आय का साधन। हमारा छोटा बच्चा, हमारे पति भी नहीं। हम किस चीज की ज्वाइनिंग नहीं मिल रही? सर आईएलए में हमारी पोस्ट आईएलए की थी। हम सर कोविड कर्मचारी हैं सर। हम लोगों का समझने की लिस्ट यहाँ से जारी हो गया था। 4 साल नौकरी 5 साल किए हम लोग और यहाँ से लिस्ट जारी हो गया कि सबको रखा जाए। सीएमओ भगा दे रहा है। चंदौली जिले में सीएमओ भगा दे रहे हैं। सरकार आदेश के बाद भी नहीं समायोजन हो रहा है और यहाँ से कई बार कहा क्या? ये है मोदी का मॉडल, ये है भाजपा का मॉडल। अब इसमें हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते, मेन मुद्दा ये है। लेकिन इस मुद्दे पर मोदी जी की हिम्मत नहीं होगी कि सामने से आकर बात करे। अपने प्रदेश को पॉलिश करने वाला योगी आदित्यनाथ जो अक्सर सिर्फ झूठे बयान दे रहे हैं, वो अपने इन हिंदू भाइयों को जो हिंदू नामी कर्मचारी हैं, कम से कम उनको ही नौकरी दे देते। उत्तर प्रदेश में ये हाल है, नौकरी है ही नहीं। और जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, जिसकी तारीफ जमकर प्रधानमंत्री मोदी ने की, आज वो दर दर भटकने को मजबूर हैं। अब तो ये जनता को सोचना चाहिए अगली बार भाजपा का बटन दबाना है कि नहीं दबाना है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। 2.5 साल पहले मैंने ये भी कहा था कि आज जो हिंदू मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर खामोश हैं, कल उनका भी नंबर लगेगा। जैन समाज हमेशा से उछल उछल कर आगे आता रहा है और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का साथ देता रहा है। उधर अब आप बता दूं कि अब नंबर जैन समाज का भी लग गया है। भाजपा सरकार किसी की नहीं है। हकीकत यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे देश की ज़मीनें भी अब बेच दी जाएंगी अदानी अंबानी को और धीरे धीरे पूरे देश का मालिक अदानी अंबानी हो जाएगा। सारी ज़मीनें उसके पास चली जाएंगी तो देश बचा किसका? देश तो देश रहेगा ही नहीं, देश ही पूरा प्राइवेट हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि जो लोग खुश होते थे कि हाँ मुल्लों का घर तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के अंडर जैन मंदिर जो लगभग कहा जा रहा है, किसी ने मुझे बताया कि 30 साल, किसी ने बोला है कि 40 साल, तो मान के चलते हैं कि 25 से 30 साल पुराना एक जैन मंदिर भाजपा सरकार ने तोड़ डाला है, जिसके बाद मंजर ये है। अरे बटे हाँ मैं ये ले आओ ले छोटे रहो बैठ जाओ। जैन समाज जो है समाज का बड़ा हिस्सा है। भाजपा के साथ हमेशा ये जैन समाज खड़ा रहता था। अब मुंबई के एक जैन मंदिर में तोड़ फोड़ करके उस पूरे मंदिर परिसर को तोड़ दिया गया है। और एमपी में 2 भाजपा नेताओं की बातचीत का वायरल हुआ है ऑडियो, जिसमें वो भाजपा के 2 नेता जो हैं जैन समाज को उल्टा सीधा कहते हुए रिकॉर्ड हुए हैं। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि
ये उन समाज के भी नहीं हुए भाजपाई जो समाज उनके साथ उनके हर गलत काम में भी खड़ा हो जाता था। यानी सही हो या गलत, भाजपा ने जो कह दिया ये उस पर लब्बैक कहते थे। जैन समाज का मंदिर अब तोड़ दिया गया है। अचानक वायरल हुए एक ऑडियो में बीजेपी के 2 नेताओं ने जैन समाज पर आपत्तिजनक बातें कही तो मामला बिगड़ गया और जैन समाज ने धरना देकर दोषियों पर केस दर्ज करने को कहा। हालांकि बीजेपी नेताओं ने ऑडियो में छेड़छाड़ की बात कर फिलहाल तो माफी मांग ली है, मगर पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर जैन समाज के गुस्से को ठंडा किया है। देखिए क्यों नाराज है मध्य प्रदेश का जैन समाज इन दिनों। मैं अक्सर मुसलमानों से कहता हूं कि अल्लाह पर भरोसा करो। जिस नीति पर यह भाजपा चल रही है, इनका हिंदू भी इन्हीं के हाथों से मारा जाएगा और पीटा जाएगा। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हज़रत मुंबई के संभव दर्शन सोसाइटी के अंदर जो गुजरात के लोग रहते थे, उन्होंने मराठी, जिनका मुंबई महाराष्ट्र है, उनको ही कह दिया कि तुम गंदे हो क्योंकि तुम मछली और मांस खाते हो। बताइए, ये है भाजपा और ये है हिंदूवादी भाजपा की सोच। देखिए तुम्हारा हमारे पास लोकल के बड़े बड़े पोल जितने मराठी लड़का लोग को इधर उतारेगा ना एक पोल पे, उन लोग को जगह भी नहीं, उतरने को नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बोलता हूँ, अच्छी तरह से रहो ना, प्यार से रहो ना। अच्छी तरह नहीं रह रहे हैं तो हम लोग राहुल क्या बोला, मानसिक रोगी है भाजपाई। इंदौर के महू के इलाके में उषा ठाकुर, पूर्व मंत्री और फिलहाल वो बीजेपी एमएलए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा, हिंदुओं को इन्होंने बेवकूफ समझा हुआ है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो अगले जन्म में आप कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, भैंस बनेंगे। और हमारी बातचीत सीधा भगवान से, ऊपर वाले से है। हमें पता है आप क्या बनोगे। अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो आप जानवर, हैवान और कुत्ता बिल्ली बन जाओगे। ये सोच किसकी है और इसमें किस धर्म का अपमान कौन कर रहा है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, जो राष्ट्र, धर्म, संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ, जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है। तो लोकतंत्र की रक्षा। फिर सामाजिक समरसता, हम सब हिंदू सातों जाति सगे भाई बहन हैं। कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा अगड़ा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वेदों को हम मानते हैं। हमारे यहाँ जाति काम से तय हुई, कभी जन्म से तय नहीं हुई। ये अंग्रेजों ने मुसलमानों, हिंदू समाज की शक्ति को तोड़ने के लिए सत्तातियों में बांट दिया कि जनता को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि देश का गद्दार कौन है। जिस पार्टी ने ये मांग की कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार आई तो हम झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्का मकान देंगे। मकान तो देना तो दूर की बात, मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने का ख्वाब दिखाकर हिंदुओं के ही घरों को तोड़ दिया गया है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप तो यहाँ पे पश्चिमी दिल्ली में आके जनसभा किए थे और लोगों कहे थे हम गरीबों के बेटा है, गरीबों का बेटा। ये देखिए इनका प्रमाण है, 300 रुपये कमाई। देखिए देखिए बोले थे कि गरीबों को जहाँ झुकी वही मकान, ये मकान दिया है हमें। देखिए जहाँ झुकी वहाँ मकान। ये लोग कहाँ जाएंगे? 35 साल में कुछ नहीं हुआ, अचानक आपकी सरकार दिल्ली में बनी, इनका घर उजाड़ दिया गया। मकान मत तो झुकी भी तो मत तोड़ो, रहने का झुकी भी तो नहीं तोड़ना चाहिए। ये कोई बांग्लादेश के मुसलमान नहीं है भैया,
यही के हिंदू हैं ये लोग, हम लोग पूरा दस्तावेज है इनके पास। ये कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है भैया, हिंदू है ये लोग। क्यों 35 सालों में नहीं चला बुलडोजर, अब क्यों चल रहा है मोदी जी बुलडोजर? ये दिल्ली है दोस्तों। आइए अब दिल्ली की बात हुई है तो बता दूं कि दिल्ली में बड़ी उम्मीद से हिंदुओं ने सोचा कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी, चलो भाजपा का बटन दबाते हैं। हुआ ये कि हाँ, मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, लेकिन साथ में इनकी भी चूड़ी इतनी टाइट हो गई कि चूड़ी ही टूट गई है। हजरात, ये तो आपने देख लिया कि हिंदुओं के घरों को भी तोड़ा जा रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, आहा, नाले का पानी, गंदा और घटिया तरीन पानी घरों के अंदर आ रहा है। दिल्ली में एक तो बिजली बार बार काटी जा रही है, दूसरी तरफ पानी देखिए कितना गंदा आ रहा है। आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली वालों की नज़र में केजरीवाल बुरा था। अब मुझे नहीं पता कि दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जी हैं सीएम, उनका ये वीडियो आज का है, कल का है, कब का है, लेकिन उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें रेखा गुप्ता जी भड़की हुई हैं सवाल करने वालों पर और जेएनयू पर। क्यों भड़की हुई हैं? क्योंकि वहाँ से सवाल आ गए हैं, प्रदर्शन करने लगे हैं। क्योंकि जब कॉलेज के अंदर प्रदर्शन होता है तो कॉलेज वाले सुनते नहीं, और तमाम लोग जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ, भाजपा सुन नहीं रही, तो लोगों ने इकट्ठा होकर जब बड़े लेवल पर जंतर मंतर और दूसरी जगह प्रदर्शन करना शुरू किया, तो रेखा गुप्ता जी का बयान सीधा ये था कि ये देश के गद्दार हैं। सर फ्री का खाते हैं, वहाँ पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहाँ पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहाँ पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूँ क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। वहीं मेरे दोस्तों, अगली बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में दंगे की जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई। उसमें ये कि जो 150 दंगाइयों को पुलिस ने पकड़ा है, उनमें से किसी को बंगाली नहीं आती थी, यानी बाहर से बुलाया गया था। और उसके बाद वो तस्वीरें आपको पता है वहां क्या हुआ। हजरात, एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल मुसलमानों की भलाई के लिए है, इससे हम मुसलमानों की जमीन छीनेंगे नहीं, उनके फायदे के लिए इस्तेमाल होगा। हम आंकड़े ऑनलाइन डालना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं। आड़ी टेढ़ी बात की जा रही है, लेकिन योगी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की जमीन हड़पने की बात कर रहे हैं। एक आदमी जो उत्तर प्रदेश का सीएम है हमारा, आप सोच के देखिए कि उनका स्टेटमेंट क्या आया है। कहते हैं वक्फ की ज़मीनें वापस ली जाएंगी। ये देखिए, यह आदमी कोर्ट से बहुत ऊपर हो गया है, संविधान से ऊपर हो गया है। इसने सोचा कि मैंने सीएम बनने के बाद 10 दर्जन केस अपने ऊपर से मैंने खुद मुकदमे कटवा लिए, तो मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ। बोलते हैं कि वक्फ की ज़मीनें वापस ली जाएंगी, इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनाएंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। आप समझ रहे हैं, ये है सारा खेल। यानी ज़मीनों को हड़पा जाएगा, तवज्जो यहाँ पर दीजिएगा, ज़मीनों को हड़पा जाएगा, मुसलमानों से मस्जिदें छीन ली जाएंगी, इमामबाड़े और कब्रिस्तान
कि तमाम जगह मदरसों की जगह छीन ली जाएगी, क्योंकि योगी ने कह दिया है कि हम छीनेंगे। छीनने के बाद ये खुद वहां पर कब्जा करेंगे। कह रहे हैं अस्पताल बनाएंगे, अलाना बनाएंगे, फला। अभी तक कोई अस्पताल यानी नहीं बना। कोई काम क्यों नहीं करके दिखाया तुमने भाई? पहले हिंदुओं की जो जमीनें हैं, जैसे उनके यहाँ होता है दान देते हैं, उस पर कितने इन्होंने बना लिए अस्पताल। मामला ठंडा होते होते एक बार फिर से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया, इससे साफ जाहिर हो गया है कि मुसलमान जो भाजपा पर भरोसा नहीं कर रहा है वो अपनी जगह सही है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर फाइनल फैसला क्या आएगा नहीं पता, लेकिन मोदी सरकार और हिंदुओं की नियत मस्जिद और मदारिस के लिए, हमारी जमीनों के लिए क्या है, ये दूसरी खबर देख लीजिए आप। कौशाम्बी वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज 98.95 हेक्टेयर भूमि में से अब 93 बीघा जमीन को प्रशासन ने सरकारी खाते में दर्ज कराया। लीजिए, यानी प्रशासन जो है सरकारी खाते में जैसे तैसे, आप समझ रहे हो, हमारी जमीनों को ऑलरेडी छीनना शुरू कर चुका है। मुसलमान सोता रहा, उन्होंने हमारे हलक में हाथ डालकर हमारा कलेजा हमसे छीनना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे गंदी नाली के जानवर और कीड़े हैं जो योगी और मोदी की गुलामी खुल्लम खुल्ला करते हैं, वरना उनका रिकॉर्ड खोल दिया जाएगा। इसी वजह से शायद अक्षय कुमार सरकारी दलाल है, सबको पता है। ऐसे में उसके दलालपंथी का एक वीडियो वायरल हुआ है। न्यूज़ चैनल पर जाकर बोलता है हमारा पासपोर्ट इतना मजबूत है। कितना मजबूत है पहले आप ये देखिए, फिर मैं बताऊंगा सच क्या है। आज मैं कहता हूँ कि जब हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं, when they look at it, I'm talking about being in abroad, they look at it with a lot of respect, and they like सीधे उनके मुंह से निकलता है, oh, you come from the country of Modi, ऐसा आता है। देश के गद्दार कौन है, इस पर ध्यान देने को मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है। भारत का पासपोर्ट इतना कमजोर हो गया है कि 148वें नंबर पर आ गया है। कल तक इतना कमजोर हमारा पासपोर्ट नहीं था। गोदी मीडिया और कुछ बिकाऊ अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स ने फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई आज भारत का रौला है, लेकिन असलियत में जो ग्राउंड पर ट्रैवलर्स होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बेचारे वो हिंदू हैं, ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने सच में बताया है कि भारत के इस पासपोर्ट की औकात क्या रह गई है। 5-6 लोग पहुंचे हुए थे, उनका नंबर आया, फिर 5-6 लोग के बाद मेरा नंबर आया। मेरा पासपोर्ट लिया, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, हाँ, मैंने कहा हाँ, अलग कर दिया। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्यूबन पासपोर्ट की लाइन और राइट हैंड साइड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की लाइन। अब मेरे को बोला आप जाके बीच में खड़े हो जाओ, मैं जाके खड़ा हो गया। मेरे को यार सब लोग मेरे को घूर रहे हैं, भाई कौन है ये, अलग से क्यों खड़ा है। मेरे को यार इतना एम्बैरसिंग फील हो रहा था, इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। अब बुलाएंगे। लगभग 45 मिनट तक मैं खड़ा रहा, 45 मिनट तक। सारे पैसेंजर की एंट्री हो गई और सब में ना मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट लगे होंगे। मेरे को खड़ा किया रह गया। मेरे को इतना बुरा फील हो रहा था, इतना गंदा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। इंडिया और क्यूबा का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद क्यूबा को रिकॉग्नाइज किया था। दोनों कंट्री डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बट ऑन ग्राउंड एज अ जनरल पर्सन, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन, इतना बुरा एक्सपीरियंस। तो अभी मैं फिलहाल हवाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। तो ऑफिशियली वेलकम टू रिपब्लिक ऑफ क्यूबा। एक कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद क्यूबा अपने आप को रिपब्लिक कंट्री मानता है। अब हवाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ना, जो हवाना की सिटी है, हवाना कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी क्यूबा का, अराउंड 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है। और ये एयरपोर्ट से हवाना जाने का 2 ऑप्शन है, या बाई टैक्सी या बाई बस। बस बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरे को कहीं से पता चल गया था। अब देखो ये एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, ऊपर लिखा भी हुआ है स्पेनिश में एयरपोर्ट इंटरनेशनल T3 हवाना। उसके जस्ट सामने ये एयरपोर्ट बस है, देखो ट्रांसटूर नाम है। अच्छा, हर 1 घंटे बजाती है। तो भाई टाइम में मैंने अभी फिर से ध्यान दिया, मैं यहाँ 10 बजे लैंड किया था, 11:45 बजे। बिहार के भी एक यूट्यूबर हैं, ट्रैवलर यूट्यूबर शुभम, उन्होंने भी सच्चाई बताई है। आप देखिए और ढोल पीटते रहिए कि दुनिया में मोदी का बज रहा है डंका। जब आप इंडिया के बाहर जाते हो,
अब कौड़ी के भाव भी के भी वैल्यू नहीं रहते होते। यही बात मुझे फील होती है यहाँ पे आने के बाद, इतना ट्रैवल करने के बाद भाई, कि मेरे सामने भाई लाइक 50 अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर को ईजिली जाने दे रहे हैं और मुझसे 1000 सवाल, इसके बाद कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, नहीं तुमको एंट्री हम नहीं दे सकते। उसने मेरे को पता है क्या बोला, मैं तुमको एंट्री नहीं दूंगा। फिर मेरे को ना आ गया गुस्सा कि यार वीज़ा फ्री क्यों है, हटा दो वीज़ा फ्री, हटा दो। फिर बोलो इंडिया के लोगों को पासपोर्ट लेके आने के लिए, सिर्फ वीज़ा लेके आने के लिए वीज़ा फ्री हटा दो। मैंने उनको ये बोला, ठीक है अगर तुम इतना प्रॉब्लम कर ही रहे हो तो वीज़ा फ्री हटा दो। हाँ सबका हटा देगा नहीं, आप हटाना है तो हटा ही दो पूरा ये सबका। बोलो इंडिया से लेके आए अमेरिका का वीज़ा, अमेरिका वीज़ा पे फ्री करो। यहाँ पे ना एक्चुअली जो बारबाडोस के अंदर है, आपको किसी वीज़ा की जरूरत नहीं होती। यूएस, यूके, कनाडा किसी चाहिए नहीं, इंडियन पासपोर्ट पे बारबाडोस वीज़ा फ्री है। हमारे पासपोर्ट पे नहीं 58-60 कंट्री है वीज़ा फ्री, उनमें से भाई 10-15 कंट्री यहीं पर है, ठीक है। ये कैरेबियन कंट्री जिसका आधे लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, मे भी आपने क्रिकेट की वजह से नाम सुना होगा भाई, बट लोगों ने उनको भाई सब कंट्रीज के बारे में पता नहीं होता। तो हम लोग आए भाई, एक पेपर था, एक इमिग्रेशन हुआ, लाइक सो बेसिकली यहाँ पे मशीन लगी हुई है, तो मशीन से इमिग्रेशन हुआ। उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने ना अपना एक ही पासपोर्ट दिया उनको, अपना मेरा इसमें यूएस वीज़ा लगा हुआ, उसमें वाला पासपोर्ट नहीं दिया। सुजीत भाई के पासपोर्ट पे सेकंड वीज़ा है, तो इसके बड़े बोलते थे ये अब सेकंड वीज़ा, ये अब सेकंड वीज़ा, इसको बोलती है वेलकम टू बारबाडोस। फिर ये वो मांगे स्टाफ, वो गई अंदर स्टाफ लाने के लिए, तब तक हो गया मेरा लफड़ा। और दोनों इमिग्रेशन ऑफिसर मिलकर बात करके क्या पता नहीं, हाँ। मुझे एंट्री भी मिला था, सुविधा स्टाम्प देने के लिए गए, तो तब तक के लिए वो दूसरा इमिग्रेशन वाले से कुछ बात किया, जो शुभम भाई के साथ इमिग्रेशन कर रही थी, हाँ। तो क्या हुआ पता नहीं, अचानक 2 मिनट। चलिए इसके बाद आपको फिर से दिल्ली का हाल बता दूं। अब जो ऑटो वाले चीख चीख कर योगी योगी मोदी मोदी कर रहे थे, उनकी पूरी तरह से चीख निकाल दी गई है। अब अपने मुंह से कह रहे हैं कि केजरीवाल अच्छा था। और ऑटो वाले भैया कैसे देख रहे हो, बीजेपी के 2 महीने कैसे रहे, या केजरीवाल की सरकार बढ़िया? ये तो 5 साल ही घटा दिए इसने तो ऑटो के, तो तकलीफ है तो क्यों नहीं तकलीफ है, हमने 15 साल के लिए ऑटो लिया। हाँ। पहले क्या ये सो रहे थे, जब हमें 15 साल का परमिट दिया है। पोल्यूशन कम करेंगे, प्रदूषण हो रहा क्या पोल्यूशन है, इसको जीरो बैलेंस पे दिया है ना। ये 1 मिनट सुनो तो आप, ये 0% पे है ना, इसका कोई पोल्यूशन नहीं था ना, तो फिर क्यों 5 साल घटा दिए? अच्छा, तो आप तो ऑटो वाले इसीलिए क्या करोड़पति है ऑटो वाले, इनके घर बार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है। तो आपको लग रहा है पेट पे लात लगी है? पेट पे लात लगी है। अगर ये ऑटो बंद कर दिए, पता है कितने घर बैठे, कितना आदमी जुड़ा हुआ है इससे। स्पेयर पार्ट है, मिस्त्री है, खराद वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन है, डेकोरेशन वाले हैं, सीट वाले हैं, वुड वाले, कितना आदमी जुड़ा हुआ है इससे। सरकार ये नहीं कितने आदमियों को रोजी रोटी चल रही है। रेखा गुप्ता बीजेपी गलत कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है, ये तानाशाही है इनकी, और क्या है। आता ही इन्होंने ये रूल चालू कर दिया, दुनिया भर के रूल चालू कर दिया इन्होंने। पे हमारे कोई बुराड़ी में पैसा नहीं लगता था, गाड़ी पास होके आ जाती थी। पैसा नहीं लगता था केजरीवाल के टाइम में, फ्री सब फ्री होता था। अब कितना पैसा लग रहा है? अब तो जाएंगे तब पता लगेगा, पहली बात तो पास होएगी या नहीं होएगी। तो दूसरे आपके साथी गए होंगे। हमारी 10 साल हो रहे इस गाड़ी को, क्या पता हो। लेता दलाल, अब बिगड़ 1000 रुपए पास ही नहीं करो तो फेल करके 4 दिन 5 दिन आपको धक्का दिलाएंगे। अच्छा, 1000 रुपए जाते? हाँ जी, बिगड़ दलाल गाड़ी पास ही नहीं होगी। पास होती है ना, बुराड़ी में आप इंटरव्यू लो, जो गाड़ियाँ पास होने के लिए आ रही हैं, आप छुपे रुस्तम में खुफिया कैमरे से लो, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। 1000 रुपए तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, पहले नहीं था उतना। बढ़ गया, अब बढ़ गया। ये स्टिकर के भी पैसे लेने लग गए, ये बीमारी। स्टिकर इसको लेकर मुझे और ऑटो वालों ने भी बताया। हाँ। ये क्या है इस स्टिकर का? इससे क्या मतलब है? ये नंबर प्लेट है गाड़ी, तो क्या जरूरत है ये नहीं ना कंप्यूटर वाली। तो ये पहले नहीं लगता था? पहले नहीं लगता था। इससे हमको टोल ले रहे हैं क्या, गुड़गामा जा रहे हैं, जो इसको हेड टैक्स वो वाला बना रखा है। क्या लग रहा है सर? 450 रुपए लग रहे हैं इसके। 450? 4 दिन धक्के खाने पड़ते हैं, 4 दिन धक्के खाने पड़ते हैं। अगर ये नहीं लगा है तो गाड़ी पास ही नहीं कर रहे। हमारे साथ यही हुआ है। ये अब कई मानो ये सीधा टूट गया, तो ये छूटेगी तो है नहीं इसके अंदर, तो हमारे को तो नया शीशा लगवाना पड़ेगा। तो मैं कहाँ से लाऊंगा? फिर 2,000 का शीशा डलवाओ, 5,000 का, और उसका 500 रुपए इसमें खर्च करो, 6 दिन भरो। जी हाँ, अंधभक्तों को अब दुनिया पहचानने लगी है कि इनकी औकात क्या है और इन अंधभक्तों की नजर में मोदी जी की टट्टी की क्या वैल्यू है। इन्हें जीना दुश्वार कर रखा है, जीना मुश्किल हो गया। आप बताइए, 15 साल के परमिट को 10 साल का परमिट कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब बंदों ने गाड़ी पर लोन ले रखा है, गाड़ी किस्तों पे चल रही है, उसका भरना कौन भरेगा? तो अभी लग रहा है गलती कर दी बीजेपी के साथ जाके। बहुत बड़ी गलती हुई है, सबने गलती करी है। तो
गलती कर दी, लेकिन आगे के लिए बीजेपी सरकार नहीं आएगी बिल्कुल भी। आगे के लिए अभी मन बना लिया, अभी बना लिया, 4 साल कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, झेल ले, क्या 5 साल तो झेल लेंगे जो हमने गलती करी है, समझे, लेकिन अब दोबारा नहीं आने देंगे बीजेपी को, बिल्कुल नहीं आने देंगे भाई साहब, किसी कीमत पे। ऑटो वाला बहुत बड़ा संगठन है हमारा, समझे, इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, महिलाओं को फ्री देंगे, होली दिवाली सिलेंडर देंगे, वो नहीं दिया, महिलाओं की बसों में महिलाओं को टिकट नहीं दे रहे हैं, ये समझे। वहीं जैसे दिल्ली के माँ बाप ने, जिनके बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस में आकर भाजपा को सपोर्ट किया, भाजपा को साथ दिया मुसलमानों को दबाने के लिए। भाई साहब, मुसलमान तो जैसे तैसे जी ही रहा है, अब तो आदत से है ऐसी, लेकिन इलाके में तनाव बन चुका है, क्योंकि अब बच्चों के माँ बाप को टॉर्चर किया जा रहा है। जी हाँ, खबर यह है कि बच्चों को इंटरवल में भगा दिया जा रहा है। क्यों? उनसे कहा जा रहा है, क्यों भाई तुम्हारे माँ बाप फीस नहीं भर सकते? लंच टाइम में उसको बुली करते हैं उसके फ्रेंड्स कि तेरे पापा फीस नहीं दे सकते, तेरे पापा फीस नहीं दे सकते। आप बताओ, 11 साल के बच्चे को क्या बोलूं? कह रहा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत करो क्योंकि फीस भरने के लिए पैसे बचा लेते हैं। आप बताओ। मैं सर बहुत हद से ज्यादा परेशान हो गई। मैं घर संभालूं, बच्चों को संभालूं, किसको संभालूं? कहाँ से आए हो आप? मतलब यहीं के हैं, दिल्ली के, या बाहर से आए हैं? नहीं, यहीं का है। कब से पढ़ रहा है डीपीएस में? नर्सरी से। हम डीपीएस में चाहते भी नहीं थे कि एडमिशन हो। उस टाइम पे इनकी फीस रीजनेबल थी, जो हम पे कर सकते थे। बेटी का एडमिशन हुआ तो लॉटरी सिस्टम था जिसमें उसका नाम आया था। ये डीपीएस के अलावा किसी भी स्कूल में नाम नहीं आया, तो मजबूरी कराना पड़ा। फीस इतनी रीजनेबल थी कि हम पे कर सकते थे, पर ये थोड़ी सोचा था कि अब वक्त के साथ इतनी फीस हो जाएगी। तब कितनी थी, अब कितनी? कितने सालों में कितना बदल गया? इतना ज़्यादा बदल गया कि नर्सरी में जब उसका एडमिशन होता है 5 से 6 हज़ार फीस थी, आज 18,000 17,000 पहुँच गई है। क्लास में अभी? अब 10th में है मेरी बेटी। अगर मुझे पता होता मैं दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं करती ना। अब उधर दोस्तों दूसरी तरफ ना कोई घोषा था ना कोई घोषा है। उनकी सीएम कह रही हैं कि कोई कंप्लेन नहीं है, किसी की बिजली नहीं जा रही है, यह ऑनलाइन ड्रामा है, बाकी सब चंगा सी। देखिए, कैंडल लाइट डिनर वो कर रहे हैं पर बिजली गई है ऐसा कतई नहीं है। उनकी आदत है, वो दे आर गुड स्टोरी मेकर्स। वो रोज एक कहानी बनाते हैं, फिर वो आपके सामने लेके आते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे छपेंगे, कैसे दिखेंगे। तो ये स्टोरी मेकिंग और स्टोरी टेलिंग इज देयर स्पेशलिटी। इस बात का कोई जवाब नहीं है। जनता सेटिस्फाइड है, जनता की ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। मोदी सरकार का झूठ क्या है, अब अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। ये कोई नई तस्वीरें मैं बना के नहीं ला रहा हूँ। भारत में 50% MBA के जो होल्डर्स हैं, MBA होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स, वो जॉबलेस हैं। 83% जो ग्रेजुएट, टॉप ग्रेजुएशन करे हुए बंदे हैं और बहुत पढ़ाई लिखाई में अच्छे, ऐसे में लगभग 80% पढ़ाकू बच्चे आज नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। मोदी सरकार की जय हो। इधर ये तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। बेरोजगार हैं तो बेचारे करेंगे क्या, इस सेना में शामिल हो रहे हैं। हालांकि दुनिया की आंखें धीरे धीरे खुल रही है। उधर अखिलेश यादव का रौला रोल रहा है भाई साहब। स्टेज पर बैठे थे, करनी सेना का जानवर वहां पहुंच गया, उसके बाद बड़ा बवाल काटा। लेकिन माइक संभालते हुए जिस तरह से अखिलेश यादव ने सामने वाले को नंगा कर दिया, बड़े मजेदार ये मंजर था। देखिए। कह रहे मैं गलत बोला ही नहीं। जब आपका रिकॉर्ड से वो बात निकाल दी गई है, कार्रवाई करते, और हमें क्या बोलते हैं आप लोग, भाजपा के लोग हमें बोल सकते हैं क्या ये आदमी भाजपा का है? इस तरह को नहीं बैठाई, निकाल बाहर कर दूंगा मैं इसको। निकाल बाहर कर देंगे तो उधर से आवाज नहीं हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, निकाल बाहर कर देंगे। अरे उधर से आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, निकाल बाहर कर देंगे भाजपा के। हाँ, मैं अगले सवाल पे आता हूं। अखिलेश जी, आप बताइए 2027 की आपकी क्या तैयारी है? नहीं निकालिए, नहीं ये आपकी जिम्मेदारी है, इस तरह के लोगों को नहीं बैठा सकते आप। हम बातचीत जारी रखते हैं। नहीं कुछ नहीं बोलिए। पुलिस को ले जाने दो, पुलिस को ले जाने दो। रुक जाओ, पुलिस को ले जाने दो, पुलिस ले जाएगी इसको। बैठने दो। थोड़े आपके कार्यकर्ताओं, हट जाइए, कार्यकर्ता नहीं है, जनता है, हट जाइए। हट जाइए सब लोग, हट जाइए।
हट जाइए, सबको कहूंगा बैठ जाएं, जो भी कोई नहीं, इनका जवाब मैं देने जा रहा हूँ, मैं जवाब देने जा रहा हूँ जी। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि बैठ जाए, उन्हें भी बैठने दें। आप यहाँ जाओ ना, मंच पे यहाँ जाओ, ए मंच पे ले आओ इनको, मंच पे ले आओ, ए नहीं मंच पे आने दो, नहीं मंच पे आने दो, ए मंच पे आने दो, यहाँ जाओ, ए मंच पे आने दो। मेरी निवेदन है कि आप मंच पे ले आओ, जारी रखते हैं, नहीं मंच पे ले आओ, स्थिति ठीक हो जाएगी। अपन हजरात, नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। तबीयत नासाज है, साथ नहीं दे रही है तबीयत, दुआ कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और आपके सामने फिर से खबर लेके आऊं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।